नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो आज का हमारा सेशन है सीरिया के बारे में। बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं सीरिया में। अभी आज हम उसको डिटेल में कवर करेंगे और इसके बाद जितने भी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, आप पूरा सीरिया का मैटर समझ जाएंगे। तो ये वन एंड लास्ट वीडियो है जो सीरिया के बारे में। आगे जो अपडेट्स आते रहेंगे वो हम कवर करेंगे सेपरेट वीडियोस में, जैसे जैसे वो अपडेट आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो कहानी के रूप में आप इसे समझेंगे और पूरा ध्यान देंगे तो कहानी आपको पूरी कंप्लीट समझ में आएगी। अभी क्या हुआ है, अभी ये हुआ है, आपको स्क्रीन में दो इमेजेस दिख रही होंगी, एक तो इस व्यक्ति की और एक इस व्यक्ति की जहां मैंने सर्कल मारा है। ये जो व्यक्ति है ये वहां के पूर्व राष्ट्रपति हैं जो अभी वहां से भाग गए एग्जाइल में, और ये वो व्यक्ति है जिसने सीरिया के मेजॉरिटी हिस्से में, पूरे सीरिया पे नहीं, मेजॉरिटी हिस्से पे कब्जा कर लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये हुआ कैसे, स्टार्ट कहाँ से हुआ इसका। बात करेंगे सीरिया 2011। अब 2011 सीरिया की हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव है, पर ये अकेले सीरिया की हिस्ट्री में नहीं है, ये पूरे अरब हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट डेट है, इम्पॉर्टेंट साल है। तो इसके बारे में पूरे डिटेल में चर्चा करने से पहले हम लोग सीरिया के बारे में समझने की कोशिश करें। बात ऐसी है कि 40 साल तक सीरिया में असाद फैमिली, ये जो असाद है ना, ये आपको व्यक्ति दिख रहा होगा जो अभी वहां से भागा प्रेसिडेंट, ये करंट प्रेसिडेंट है। ये इसके पिताजी हैं जो लेफ्ट में, ये पहले सत्ता में थे। इनका नाम था हाफिज अल साद, हाफिज अल असाद। इन्होंने और कुछ इलीट्स ने सीरिया पर रूल किया 40 साल तक। इनकी जो रिजीम थी ना वो सेकुलर रिजीम थी। अभी समझेंगे उसका रीजन क्या था। तो हुआ क्या, देखिए सीरिया में एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है बैथ, बात भी कहते हैं कई लोग, बाथ पॉलिटिकल पार्टी। सही है। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, ये कुछ निश्चित लोगों की पॉलिटिकल पार्टी है। वो निश्चित लोगों को सीरिया में कहते हैं अलावाइट्स। अलावाइट्स जनरली जो है वो शिया कम्युनिटी से आते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जो रूल कर रहा है वो शिया कम्युनिटी का है और शिया की पॉपुलेशन माइनॉरिटी में, तो मेजॉरिटी में किसकी पॉपुलेशन है, सुन्नी की। तो सुन्नी लोग मेजॉरिटी में, अच्छा 10% क्रिश्चियन है और 5% अदर्स है। ठीक, ये पूरा वहां का सोसाइटी का स्ट्रक्चर। अब हुआ क्या, शिया रूलर्स है, सुन्नी लोग हैं। ठीक, अब 1963 में क्या हुआ, जो ये है असाद, ठीक, जो उस समय वहां का रूलर था हाफिज अल असाद, इसने एक पर इमरजेंसी लगाई। वो इमरजेंसी परमानेंट स्टेट ऑफ इमरजेंसी में कन्वर्ट हो गई। अब हुआ क्या, इसने पूरे सीरिया में, पहले डेमोक्रेसी थी थोड़ी बहुत, तो ये वो पूरी डेमोक्रेसी हटा के इसने अपना रूल लिया। अब इसने एक सीक्रेट पुलिस बनाई हुआ, और सीक्रेट पुलिस पूरे ऑल ओवर सीरिया में फैल गई। ठीक है, पूरे ऑल ओवर सीरिया में फैल गई। हुआ क्या, जब वो सीक्रेट पुलिस पूरे ऑल ओवर सीरिया में फैल गई, तो ये जो भी असाद के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की कोशिश करता, तो वो क्या करते, उसको कहीं से भी किसी भी समय उठाकर जेल में डाल सकते थे बिना किसी चार्ज के। केवल एस्पियोनेज के शक पे वो जेल पे डाल देते थे। तो 1963 से 2011 तक, मतलब अभी हमने 2011 कट ऑफ डेट बताई, तब तक पूरी जेलें भर गई और जेलों में पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे सारे। जो असाद के खिलाफ कुछ बोलता उसको जेल में डाल देते। तो हजारों सीरियंस जेल में चले गए, उनको टॉर्चर किया गया, वो बिल्कुल वो गायब हो गए, देश में कहीं दिख ही नहीं रहे बिल्कुल। मतलब रातों रात कोई व्यक्ति को उठाया जा रहा है और वो आदमी फिर दिख ही नहीं रहा। तो ये इसका कुछ हाल था पूरे रिजीम का। 2011 में क्या हुआ, 2011 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई अरब में, उसे कहते हैं अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग क्या है, अरब स्प्रिंग ये है कि अरबी देश जो है वहाँ काफी ज्यादा डिक्टेटर्स है। तो जो अरब देश है उनके जो डिक्टेटर्स हैं उनके खिलाफ एक डेमोक्रेसी की मुहिम वहां चली। तो काफी लोगों ने रिवोल्ट किया। कई जो डिक्टेटर है वो इसमें धराशायी हो गए। जैसे इजिप्ट में डेमोक्रेसी आ गई, वहां डिक्टेटर चला गया। मोहम्मद गद्दाफी का आपने नाम सुना होगा, उसको हटा दिया। तो अब ये आग सीरिया भी पहुंची। तो सीरिया में क्या हो रहा था, लोग बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। हुआ क्या,
ये प्रोटेस्ट की देखिए आपको झलक दिखी, ऐसे कुछ था। ठीक, तो हुआ क्या, सीरिया में जो वहां का डिक्टेटर था उस समय कौन था, बशर अल असद। ये कौन है, ये उसका बेटा है, जो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा ना प्रेसिडेंट जो भाग गया अभी, वो था। उसने क्या करा, इस पीसफुल अरब डेमोन्स्ट्रेटर पर अपनी आर्मी से बोला इन पर फायर कर दो। तो 12-15 लोग, सही है, तुरंत मार दिए गए। और उसके बाद ये हुआ कि प्रोटेस्टर भी धीरे धीरे उन्होंने भी शूट करना स्टार्ट करा, क्योंकि वो तो शांति प्रिय प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब तुम उन पर अटैक करोगे तो वो तो करेंगे ही करेंगे। हुआ क्या, कुछ जो ट्रूप है, सही है, सीरियन आर्मी के, वो डिफेक्ट हुए, उन्होंने आर्मी छोड़ दी और उन्होंने प्रोटेस्टर को ज्वाइन कर दिया। तो हुआ क्या, इससे ये हुआ एक नया ग्रुप खड़ा हुआ सीरिया में। वो ग्रुप था रेबल्स का, और इन रेबल्स के ग्रुप को कहा गया FSA। सही है, ये थे कौन, ये आर्मी का फैक्शन था, जो असाद की आर्मी थी ना उसका फैक्शन था। पर ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जो प्रोटेस्टर है उन्हें मारा जाए, क्योंकि उनकी डिमांड कोई नॉन वाजिब नहीं थी, वाजिब डिमांड थी। ठीक, हुआ क्या, 2012 के आसपास इन्होंने ये जितने आपको रेड एरियाज दिख रहे हैं ना मैप में साइड में देखो, ये सारे एरियाज में इन्होंने क्या करा, कैप्चर करना स्टार्ट करा, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू करा। ठीक है, तो कई जो मेन सिटी है, ये आपको दिख रहे होंगे, देखो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना लाइट रेड से, ये सब इनके कंट्रोल्ड है, और जो डार्क रेड से दिख रहे हैं वो पार्शियली कंट्रोल्ड है। इतना एरिया किसने ले लिया, फ्री सीरियन आर्मी ने, FSA ने। आज से हम इनको FSA कहेंगे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे अपराइजिंग बढ़ने लगी, क्योंकि अब ये जीत रहे रेबल्स, तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, तो रेबल से लोग जुड़ने लगे। अब रेबल से जुड़ने के लिए क्या हुआ, कई जिहादी लोग सीरिया की तरफ जाने लगे। सही, अब जब सीरिया की तरफ जाने लगे तो असद ने इस चीज को रोकने के बजाय क्या करा, प्रमोट करा, और उसने जो जिहादी पकड़े थे ना उन्हें भी छोड़ना स्टार्ट करा। आप कहोगे ये तो बात ही उल्टी हो गई। सही, असद को तो उन्हें रोकना चाहिए था, असद उसे प्रमोट क्यों कर रहा, असद उसे प्रमोट इसलिए कर रहा था क्योंकि असद ये चाहता था कि रेबल्स के साथ जिहादी और एक्सट्रीमिस्ट लोग मिल जाए। अगर ये मिल जाएंगे तो जो फॉरेन कंट्रीज है, मेनली वेस्टर्न कंट्रीज, वो इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई इसमें एक्सट्रीमिस्ट एंगल डाल दिया। अगर खाली डेमोक्रेसी का एंगल होता तो भाई वो लोग जम के सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा असद को लगा। 2012 में क्या हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना हुई। अब कुछ माइलस्टोन घटना है जो 3 है, उनमें से पहली है अल कायदा ने एक नई ब्रांच सीरिया में खोल दी और उसका नाम रखा जबात अल नुसरा। अब ये नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी जो हेड बना है ना, जिसका हमने सबसे पहले फोटो देखा था, वो जबात अल नुसरा का ही हेड है। सही, तो ये किसकी है, अल कायदा की ब्रांच है। अब देखिए अल कायदा जो है, इन्होंने क्या करा, इसी में एक तो इन्होंने रेबल्स का साथ देना स्टार्ट करा। इसी समय क्या हुआ, एक नई फोर्स पिक्चर में आई। उन्होंने क्या करा, असद को छोड़कर उन्होंने अपना एक सेपरेट स्टेट बना लिया। वो कौन थे, वो आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे, कुर्द। इन्होंने क्या करा, जो सीरियन कुर्द ग्रुप है, अब कुर्द क्या है, ये पूरी ट्राइब है। जैसे कि पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में एक ट्राइब है बलोच, वैसी कुर्द ट्राइब है। ये चाहते क्या है, कुर्दिस्तान। तो कुर्दिस्तान का कुछ हिस्सा, ये लोग कहाँ रहते हैं, ये टर्की के साउथ में रहते हैं, ये सीरिया के नॉर्थ में रहते हैं और इराक में भी रहते हैं। तो इन्होंने सेपरेट हो गए, ये लोग ये डिफेक्ट हो गए किससे, असद से। पर ये असद के विरोधी नहीं थे, ये असद के खिलाफ नहीं लड़े कभी। इन्होंने एक एरिया कैप्चर कर लिया, ऊपर का एरिया, नॉर्थ का एरिया। अब जैसे ही इन्होंने नॉर्थ का एरिया कैप्चर करा तो कुर्द से लड़ रहा है तुर्की अपने देश में। इन कुर्दों से उनको सपोर्ट मिलता है, तो तुर्की की ऑटोमेटिकली दुश्मनी हो गई कुर्द से, तुर्की का ऑटोमेटिकली सपोर्ट हो गया FSA को। अब आप कहोगे कि तुर्की ने FSA को ऑटोमेटिकली क्यों सपोर्ट कर दिया, वो तो असाद को भी कर सकते थे। रीजन है सुन्नी, तुर्की एक सुन्नी देश है। तो अभी हम इस वॉर कॉन्फ्लिक्ट में जानेंगे, जो सुन्नी होगा ना वो सुन्नी को सपोर्ट कर रहा होगा, जो शिया होगा वो शिया को सपोर्ट कर रहा होगा। तो तुर्की किसको सपोर्ट करने लगा, रेबल को। कुर्द के खिलाफ वो लड़ने लगा और असाद के खिलाफ वो लड़ने लगा। ठीक, अब जब असाद कमजोर पड़ने लगा, सही है, तो असाद के जो प्रॉक्सी, देखिए प्रॉक्सी वॉर उसको कहते हैं जब कोई स्टेट छुप के लड़ा होता है। तो अब ईरान ने डायरेक्टली इंटरवीन करना स्टार्ट करा। ये मैप देखिए, ईरान ने डायरेक्टली किसको सपोर्ट करना स्टार्ट करा, असद को।
तो इसी को देखते हुए गल्फ स्टेट भी पिक्चर में कूद गए, क्योंकि गल्फ स्टेट सुन्नी मेजोरिटी है। गल्फ स्टेट बिल्कुल नहीं चाहते कि मिडिल ईस्ट का एक इंपॉर्टेंट कंट्री सीरिया, वहां ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ जाए। तो गल्फ स्टेट ने क्या करा, इन्होंने फंडिंग प्रोवाइड करी तुर्की के थ्रू और रेबल्स को प्रमोट किया। तो फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉर लड़ने के लिए हथियार चाहिए, पैसे चाहिए, ठीक। और ईरान का पूरा सपोर्ट था असद को। अब ईरान ने ये देखा कि गल्फ स्टेट तो पूरी अपनी इकोनॉमिक माइट से सपोर्ट कर रहे हैं रेबल्स को, तो ईरान ने 2012 में इस गल्फ के बढ़ते इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए लेबनान में, अभी आपने सुना होगा हिजबुल्ला, उसको क्या बोला कि भाई तुम असाद की मदद करो। अब हिजबुल्ला तो खुद ही ईरान बैक है, उसने असाद की परमिशन लेकर असाद की तरफ से लड़ना स्टार्ट करा। अब ये वही हिजबुल्ला है जो कुछ दिन पहले इजराइल से लड़ रहा था, सही। तो अब 3 लोग पिक्चर में हुए, सही है। कौन कौन? ईरान, असाद, हिजबुल्ला और गल्फ स्टेट, रेबल्स और तुर्की। अब आता है पिक्चर में जॉर्डन। अब सऊदी अरेबिया थोड़ा पावरफुल कंट्री है। सऊदी अरेबिया ने क्या करा, अपनी फंडिंग और बढ़ा दी, और इस बार उसने फंडिंग तुर्की के थ्रू नहीं दी, इस बार फंडिंग दी जॉर्डन के थ्रू। अब आप कहोगे जॉर्डन क्यों पिक्चर में कूदा? देखो, जॉर्डन की सीधा बॉर्डर मिलती है सीरिया से, प्लस जॉर्डन बिल्कुल नहीं चाहता कि असाद जो कि एक शिया है, सही, और जॉर्डन एक सुन्नी कंट्री, कि शिया वहां खड़े हो जाए, तो ये तो कारण है। प्लस ये सारे नहीं चाहते कि ईरान का इन्फ्लुएंस इस एरिया में बढ़ जाए, तो ये सब पूरा मामला है। अब आप देख रहे हो एक पूरा ग्रेट गेम बिगन हो रहा है, मतलब पूरी रीजनल पावर सीरिया में अपने दाव पे चल रही, ठीक। तो अभी तक हम क्या समझे, क्रक्स ये है कि सुन्नी पावर सपोर्ट कर रही है रेबल्स को और शिया पावर सपोर्ट कर रही है असद को। रेबल्स में जुड़ गए हैं जिहादी, सही है, और एक अलग सा ग्रुप है कुर्द, सही। 2013 में क्या हुआ, असाद ने इतने लोगों को मार दिया, क्योंकि असाद के पास तो पूरी पावर थी, असाद ने इतने लोगों को मार दिया कि उसकी एट्रोसिटी और डेथ काउंट बढ़ने लगा। तो बराक ओबामा उस समय राष्ट्रपति थे अमेरिका के, इन्होंने CIA को ऑर्डर दिया कि ऐसा करो, तुम ट्रेन करो किसको, सीरियन रेबल्स को। अब आप कहोगे उन्होंने सीरियन रेबल्स का क्यों साथ दिया? सेम, क्योंकि अमेरिका एंटी, वो ईरान है, अमेरिका के जो मिडिल ईस्ट में पार्टनर है वो गल्फ और तुर्की है, उन्होंने क्या करा, सीरियन रेबल्स को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। तो CIA ने इनको ट्रेनिंग दी, हथियार दिए, तो अभी US इनडायरेक्टली यहाँ पे था, सही है। पर हुआ क्या, बहुत ध्यान से समझिए, USA को एक चिंता ने सताया, कब सताया वो थोड़ा आगे देखेंगे। अब क्या हुआ, एक, सही है, 2013 के ही दौरान क्या हुआ, एक YPG करके, YPG अभी मैंने बोला कुर्द का ग्रुप, उन्होंने क्या करा, एक सेपरेट हिस्सा ले लिया, सही, उन्होंने एक सेपरेट हिस्सा ले लिया। अब यहाँ पे उन्होंने एक सेपरेट हिस्सा ले लिया, तो जो आपको ये मैप में दिख रहा है, देखो मैं जूम करता हूँ, ये जो जितने येलो दिख रहे हैं ये YPG फोर्स है। YPG मतलब कुर्द की फोर्स। इनको जो ये क्या है, एक ब्रांच है PKK की। PKK क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो तुर्किश, सही है, जो तुर्किश लोग हैं और जो आपके US है और यूरोपियन है, इनने इनको PKK को टेररिस्ट ग्रुप घोषित किया। ये है कौन, कुर्द लोग, सही। तो अब इनका डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कभी असाद से नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, इनका कभी भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन असाद से नहीं होगा, तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हुआ क्या, अगस्त में क्या किया, असद ने केमिकल वेपन यूज कर दिए, इसके खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ, सिविलियन के खिलाफ। तो पूरी दुनिया में उसका इस बात का कंडेमनेशन हुआ। सितंबर 2013 में बराक ओबामा ने, सही है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि एक एक कहानी बिल्कुल जुड़ती हुई चलेगी, बिल्कुल ध्यान इधर उधर न वो आप ना दें। सितंबर 2013 में बराक ओबामा ने क्या करा, US में इंटरवेंशन किया और उन्होंने क्या करा, टारगेटेड मिलिट्री स्ट्राइक करी। पर थोड़ा ध्यान से समझिए, इस पे उनने धमकी दी कि हम असद तुम पे टारगेटेड मिलिट्री स्ट्राइक करेंगे। क्यों करेंगे, देखिए समझिए। अब उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने केमिकल वेपन यूज करे। केमिकल वेपन सिविलियंस पे बैन यूज करना बैन है, इवन दो वॉर में भी केमिकल वेपन यूज करना बैन है। इराक के खिलाफ तो लड़ाई ही USA ने केमिकल वेपन्स के चक्कर में करी, ठीक। तो केमिकल वेपन बैन है। बीच में कूद गया रशिया ने क्या बोला कि यार ऐसा करो असाद, हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम क्या करो, जितने भी केमिकल वेपन है उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी को सरेंडर कर दो।
इससे क्या होगा, यूएस तुम पे मिलिट्री स्ट्राइक नहीं करेगा। असद ने ऐसे ही किया रशिया के सपोर्ट में, तो यूएसए ने वहां अटैक नहीं करा, खाली धमकी दी। अब एक इशू हो गया, इशू ये हुआ कि जो रेबल्स थे ना, उनसे एक नया ग्रुप टूट के बन गया। उस ग्रुप का नाम था आईएसआईएस, और ये सब कब हुआ, 2014 में। अभी तक हम 2013 की घटना की बात कर रहे थे, अब 2014 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ। आईएसआईएस बन गया किससे, रेबल से टूट के। रेबल्स कौन, अलकायदा वाले जो जिहादी थे ना, उनका एक नया हिस्सा टूट के बन गया आईएसआईएस। अच्छा, इन आईएसआईएस का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, इसकी फुल फॉर्म है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। दाइश भी इन्हीं को कहते हैं, सही है, इनको दाइश भी कहते हैं। अब देखिए इनका थोड़ा एजेंडा समझ लीजिए, इनका एजेंडा सबसे लड़ने का है, क्योंकि इन्हें बनाना है एक मुस्लिम कैलिफेट। अब कैलिफेट का जो इनका मतलब, इनका क्या एजेंडा, असद को हटाओ, बाकी सबको हटाओ और इसे बना दो मुस्लिम कैलिफेट। और यहाँ का जो हेड होगा वो होगा अबू बकर अल बगदादी, और ये कौन होगा, खलीफा। सही है, तो ऐसा इनका कुछ मानना था आईएसआईएस का। इसीलिए आप ग्रेट गेम ऑफ सीरिया वाली स्लाइड में देख रहे होंगे, आईएसआईएस अलग ही है, उसका कोई लेना देना नहीं, सही है, उनका टारगेट ही अलग है। अब ये क्या हुआ, आईएसआईएस यानी ये जो ग्रुप हो गया, ये बहुत पावरफुल हो गया धीरे धीरे। हाँ, देखते जाना, तो ये धीरे धीरे बहुत पावरफुल हो गया। अब ये जो घटना है, हम इसकी बात कर रहे थे, देखो छोटे बच्चे तक मर गए थे 2013 के जो केमिकल अटैक में, सही है, तो ये हालत हुई। और ये जो असद था, ये भाई साहब किसी को नहीं छोड़ता था। अब केमिकल अटैक में उसको क्या पता कि वो कोई प्लान स्ट्राइक तो है नहीं, तो 85 लोग मर गए, जिसमें से 20-25 तो बच्चे थे। ऐसी कुछ इमेजें आपको स्क्रीन में दिखेंगी। तो अब क्या हुआ, देखिए समझिए, यूएस ने इंटरवेंशन करने की सोची, फिर मैंने आपको बताया कि केमिकल वेपन सरेंडर हो गए। अब यहाँ पर ये स्थिति हुई कि कितने हो गए अभी, तुर्की, ईरान, असद, रेबल्स, आईएसआईएस, कुर्द, देख रहे हो, हिजबुल्ला, इधर से गल्फ कंट्री, उधर से यूएस, उधर से रशिया, यानी पूरा ग्रेट गेम शुरू हो गया। ग्रेट गेम किसको कहते हैं, ग्रेट गेम उस गेम को कहते हैं जो दुनिया की सारी पावर्स, मतलब रीजनल और सुपर पावर्स आपस में खेल रहे होते हैं कि कौन सत्ता में आएगा। ठीक, अब 2014 में बन गया आईएसआईएस। आईएसआईएस ने क्या करा, कुछ इलाके ईरान के ले लिए और सीरिया के भी काफी इलाके ले लिए, तो हम आगे अभी देखेंगे। ठीक, अब धीरे धीरे एक फोर्स की तरह आ गया। अब जो यूएस है ना, यूएस का मेन टारगेट असद की जगह क्या हो गया, आईएसआईएस। यूएस ने क्या करा, इधर आप ये स्लाइड में देख रहे होंगे, यूएस ने रेबल्स को सपोर्ट करना स्टार्ट करा। ये यूएस का पेंटागन है, तो यूएस ने रेबल्स को सपोर्ट करना स्टार्ट करा। और यूएस ने क्या कहा, आप जिनको हम सब दे रहे हैं वो टारगेट असद को नहीं करेंगे, वहां अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आईएसआईएस को करेंगे। अच्छा, आईएसआईएस से यूएसए का इतना डर क्यों था, क्योंकि 2011 में ही यूएसए में, तो ये 9/11 हुआ था, आपको याद ही होगा। तो ये तो यूएस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से काफी डरता है, और वो उस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से जो अपने कंट्रोल में नहीं है। आईएसआईएस पर यूएस ने अटैक करना स्टार्ट करा। ठीक, ये हो गई कहानी यहां तक। अब क्या हुआ, ये पूरा प्रोग्राम ना इतना चल नहीं पाया, क्यों, उसका रीजन है कि यूएस सुपर पावर तो है, उसमें कोई शक नहीं, पर रीजनल पावर्स आईएसआईएस पे अटैक करने को तैयार नहीं थी। भाई गल्फ वाले सपोर्ट कर रहे हैं आपके रेबल्स को, तुर्की सपोर्ट कर रहा है रेबल्स को, उनको क्या मतलब आईएसआईएस से, उनको तो मतलब है असद और ईरान से, उनका मेन टारगेट ही नहीं है। तो आप देख पा रहे हो क्या, यूएस का टारगेट अलग है, तो ये यूएस के एलाई जो तुर्की और गल्फ है उनका टारगेट अलग है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरा अलग अलग टारगेट है, जिसकी वजह से यूएस का प्रोग्राम फिजल आउट हो गया। ठीक है, अब सितंबर में क्या हुआ, सितंबर में रशियन मिलिट्री ने डायरेक्टली इंटरवीन किया। अभी तक तो रशिया वाले खाली बाहर से सपोर्ट दे रहे थे, डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहे थे, असद को उन्होंने डायरेक्ट सपोर्ट दिया। उन्होंने क्या करा, अपने कुछ बेस बना दिए सीरिया में, और मिलिट्री एयरक्राफ्ट सीरिया के बेसों में उतार दिए। सही है, और सीरिया ने दुनिया, मतलब रशिया ने दुनिया को क्या क्या कहा, वो कहा कि हम जो वहां दाइश बढ़ रहा है ना, जो आईएसआईएस बढ़ रहा है, उसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और आईएसआईएस कुछ ज्यादा ही प्रबल हो गया वहां, सही है, उधर, तो उसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पर हुआ क्या, जब रशिया आया ना वहां, तो उन्हें आईएसआईएस पे अटैक, मतलब टोटल अगर रशिया 100 अटैक करता है तो 90 करता था रेबल्स में, और इसमें यूएस द्वारा सपोर्टेड रेबल्स भी होते थे। सही है, और इन रेबल्स में एक इंपॉर्टेंट नाम मैंने बताया था, एफएसए। सही है, एफएसए को सपोर्ट करती थी टर्की भी,
तो रशिया ने इन पे अटैक करा तो खुल के किसका सपोर्ट करा? असद का। कई मीटिंग्स असद के साथ रशिया ने करी, तो रशिया बैक्ड था असद, ठीक है। अब क्या हुआ, वहां जीत गया डोनाल्ड ट्रंप। सही, अब अभी आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप जीत गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा बोला हम सीरिया से बाहर रहेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल लड़ाई के पक्ष में नहीं। वो ये कहता है तुम अपना लड़ो, अपना जब तक फायदा नहीं हो रहा अपन लड़ेंगे नहीं। और सीरिया में कौन सा तेल निकल रहा है इतना, सीरिया में कुछ है ही नहीं, उन्होंने कहा छोड़ो उसको। सही है। अब क्या हुआ, रशिया का ने असद का साथ दिया। इन्होंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई। स्ट्रेटेजी थी तीन, उसमें कंपोनेंट थे इंपॉर्टेंट। एक था बिसीज, एक था बॉम्ब, एक इवैक्यूएट। इन्होंने क्या करा, रेबल्स ने जितना इलाका घेर लिया था ना, उन सारे इलाकों में ये जाके क्या करते थे, पहले वो इलाके को सीज कर देते थे चारों तरफ से। फिर क्या करते थे, उस इलाके में एंट्री एग्जिट सब बंद, ना लोगों की, ना फूड की, ना मेडिसिन की, ना सप्लाई। फिर वहां गिराते थे रशियन एयरक्राफ्ट बम और सीरियन एयरक्राफ्ट बम, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, वहां पूरी रेजिस्टेंस जब साफ हो जाती थी तो फिर करते थे लोग को इवैक्यूएट। जो बच गया चलो भाई तुम निकल जाओ। ऐसे करके असद, अभी एक इंपॉर्टेंट शहर असद ने खोया था एलिपो, बड़ा न्यूज में था ये एलिपो, उसने ऐसे जीता। धीरे 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 उसका एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो गया। अच्छा, उसके एक्सपेंशन में एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, आईएसआईएस का कम होना। तो आईएसआईएस का कम वो कैसे हुआ, आईएसआईएस पर असद की फोर्सेस ने, एफएसए ने और इराक ने और कुर्दिश फोर्सेस ने एक साथ अटैक किया, क्योंकि दाइश बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। ये इस्लामिक स्टेट लाना चाह रहा था, इनकी किसी से दोस्ती नहीं थी, और इन्हें बहुत ही छोटे एरियाज में कंस्ट्रेन कर दिया, ठीक है। उसके बाद असद ने क्या करा, बाकी पूरा एरिया रशिया की मदद से ले लिया। अब ये जो फोर्सेस हैं वो सिमट के रह गई। तो मैं आपको मैप दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। और इससे पहले जैसे ही असद के पास सत्ता आ गई, इसने फिर से केमिकल वेपन्स का यूज कर दिया। अब आप जानते हैं कि अमेरिका सबसे ज्यादा चिढ़ता है केमिकल वेपन से। केमिकल वेपन्स में कई बच्चे मर गए, फिर सेम इशू हो गया। अब हुआ जब ये इशू, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि, अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला अब हम इससे पीछे नहीं रह सकते। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यहां मिलिट्री स्ट्राइक वो लॉन्च करे, डजन्स ऑफ मिलिट्री स्ट्राइक हुए। और फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ, देखो ट्रंप ने अटैक करना स्टार्ट किया, ट्रंप ने पूरा अपना माइंडसेट चेंज किया। और आप यहाँ राइट हैंड कॉर्नर में देख रहे होंगे, ये सब क्या है, एयरबेस है, पूरे एयरबेस सपाट कर दिए गए। टॉमाहक मिसाइल है, ये उसका काफी इंटेंसली यूज किया गया, और सारे जो असद के बेस हैं वो सपाट कर दिए। अब ध्यान से देखना, सही। ये थी 2019 तक की स्थिति। 2019 में आप जो रेड एरियाज देख रहे हैं ना, ये रेड एरियाज किसके पास है, असद के पास। क्या आपको ग्रीन एरियाज दिख रहे हैं, ये ग्रीन एरिया किसके पास है, सीरियन रेबल फोर्स के पास, एफएसए के पास। अब इसमें इस मैप को जरा ध्यान से देखिए, कुछ कुछ चीजें आपको मिलेंगी। ये जो येलो वाला है ये कौन है, कुर्दिश फोर्सेस। पर आप देख रहे हो येलो के आसपास कुछ ग्रीन ग्रीन बना हुआ है, ये वाला, ये जो टर्की के पास है। देखो ये जो इलाके है ना भाई, ये टर्की ने बफर जोन बनाया। बफर जोन क्यों बनाया, क्योंकि कुर्दिश लोग सपोर्ट ना कर सके, किसे सपोर्ट ना कर सके, टर्की में कुर्दिश रेबल्स को, तो उन्होंने एक बफर जोन बना दिया। अब ये बफर जोन बना कब, ये बफर जोन बना भाई 2018 में। 2018 में क्या करा, 2016 से 18 तक स्ट्राइक चलती रही। 2016 में इन्होंने नॉर्दर्न सीरिया में एंट्री करी और एफएसए के सपोर्ट से पहला बफर जोन बनाया, जो कि यहां दिख रहा है आपको, देखो मैं जूम करके दिखाता हूं, ये पहला बफर जोन इन्होंने बनाया। सही है। इस बफर जोन को बनाने के बाद इन्होंने क्या करा, वहां से इनका मेन टारगेट कौन था, एक तो दाइश थे, दूसरा इनका मेन टारगेट था वाईपीजी। वाईपीजी कौन है, कुर्दिश फोर्सेस, उनको यहां से हटा दिया। फिर इन्होंने 2018 में अटैक करा और ये वाला बफर जोन बनाया। तो बफर जोन ये बनाते रहे, और जो इनका बफर जोन है ना, इनमें लोकल लोग का रूल रहता है। तो सीरिया में बड़ा मामला गड़बड़ जैसा है, ठीक। अब क्या हुआ है, अभी तक भी हम लेटेस्ट में नहीं आए, अभी हम 2019 में ही, सही, अभी तक हम 2019 में ही। तो ये सब कहानी 2019 तक की थी। अब हुआ ये कि रशिया तो बिजी हो गया यूक्रेन में, सही, रशिया बिजी हो गया पूरा यूक्रेन में। अब जब रशिया बिजी हुआ यूक्रेन में, तो रशिया का सपोर्ट आना असद को कम हो गया। इजराइल ईरान का इशू आप देख ही रहे, तो ईरान वहां बिजी हो गया, तो असद को सपोर्ट मिलना कम हो गया। सही है। ये पूरा गेम क्या हुआ, हिजबुल्लाह के साथ
सही है। हमास के साथ जो इजराइल की लड़ाई हुई उसकी वजह से आपका ईरान वीक हो गया, उधर यूक्रेन के साथ रशिया बिजी हो गया, तो बेचारा जो असाद है वो हो गया अकेले। अकेले हो गया, तो इसी टाइम इसी मौके का इंतजार कर रहे थे रशिया टर्की के सपोर्ट से रेबल जो कि वाईएसए, इन्होंने क्या करा, इन्होंने अटैक करना चालू करा। और इसमें भी जो वाईएसए है, अब सही, जो वाईएसए जो एफएसए सॉरी जो एफएसए है, उसमें जो मेजर कमांड है वो किसने ले ली, वो ले ली, याद करिए, अल कायदा का ग्रुप मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, उन्होंने ये पूरी कमांड ले ली। सही है, जिसका हेड कौन है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा। सही है, तो ये सब ग्रुप आप बिल्कुल बीच बीच में याद करते रहिए। उस ग्रुप का क्या नाम था, मैं थोड़ा रुक के बता रहा हूं ताकि आप इतनी देर सोच लें। जबत अल नुसरा। सही है, तो जबत अल नुसरा ने क्या करा, धीरे धीरे इलाके कैप्चर करने स्टार्ट करे। अब देखिए आज की डेट में ये मैप हो गया। सही है, अब ये हालत हो गई। सही है, नवंबर 27 तक ये हालत थी, देख रहे हो आप कोने में, मैं जूम कर देता हूं, नवंबर 27 तक ये हालत थी, दिसंबर 8 में ये हालत हो गई। सही है, अब तो ये हालत है कि दमास्कस तक जीत लिया गया, जो कि राजधानी है। एलिपो कुछ दिन पहले गिरा था और वो आगे बढ़ते रहे। सही है, तो सीरियन गवर्नमेंट फोर्स आपको दिख ही नहीं रही होंगी इस मैप में, देखो ये जो सीरियन गवर्नमेंट फोर्स है इनका इलाका साफ हो गया। अभी भी आपको क्या दिख रहा होगा, ये वाले बफर जोन दिख रहे हैं जो तुर्की की तरफ से, अभी भी आपको येलो इलाका दिख रहा होगा जो एसडीएफ का है, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स का है। एसडीएफ को जो है अमेरिका का भी काफी सपोर्ट प्राप्त है। सही, हाँ ये, तो आज की डेट में ये स्थिति है कि वहां का जो हेड है वो बन गया है कौन, वो बन गया है ये, अभी मैं 1 मिनट आप मुझे दीजिए, मैं आपको फोटो दिखाता हूं। ये व्यक्ति बन गया। ठीक है, अब ये कौन है, ये देखिए सीएनएन में सीधा ये इंटरव्यू दे रहा है। अब आप खुद सोचो, बिना यूएस के सपोर्ट के ये हो सकता है, तो इनको पूरा यूएस टर्की सबका सपोर्ट है। ये व्यक्ति है जबत अल नुसरा का हेड, सही, जिसका नाम हमने स्टार्टिंग में देखा था, और वो क्या था, अबू मोहम्मद अल जोलानी। अब वक्त आ गया इसके नाम का, तो ये जो हेड है ये उस ग्रुप का हेड है। ठीक, तो अब आप समझिए, ध्यान से समझिए कि अब एक और व्यक्ति, एक और देश इस पूरी पिक्चर में, उस देश का नाम है इजराइल। अब आप कहोगे इजराइल कैसे है, देखो ये मैप जरा मैं आपको फिर से जूम करवाता हूँ, तो आप ये मैप देखोगे जूम करके, देख रहे हो आप, ये हिस्सा देखो आप, ये कोने वाला, ये भी सीरिया का हिस्सा है, ये कोने वाला हिस्सा है। ये जो हिस्सा है ना, ये है गोलन हाइट्स। 19 वैसे तो इसराइल ने बहुत लड़ाइयां लड़ी, पर 1967 और 1973 बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई, उस 73 की लड़ाई में क्या हुआ, 5 जो इसराइल को घेरे हुए अरब देश हैं, इन्होंने इसराइल पर अटैक कर दी। अब इसराइल ने एक हाइट घेर ली, हाइट मतलब गोलन हाइट्स, वहां से सारा सीरिया दिखता है। अब इसराइल क्या चाह रहा है, अब ये यहाँ तो पूरे पंगे में फंसे हुए, इसराइल ने गोलन हाइट्स तो कैप्चर पहले से ही करी थी, इसराइल ने साथ ही साथ क्या करा, इसराइल ने अब एक बफर जोन बनाया। ये देख रहे हो, इतना तो गोलन हाइट्स ये था, ये इसराइल के कैप्चर में था। अब ये जो आपको ये वाला दिख रहा है ना, ब्लू वाला, सही है, ये ब्लू वाला वास्तव में गोलन हाइट्स है। ये जो आपको यहाँ ब्लू दिख रहा है, स्काई ब्लू, ये है बफर जोन। इसराइल ने ये बफर जोन भी कैप्चर कर लिया, पूरा बफर जोन इसराइल ने कैप्चर कर लिया, अभी कुछ दिन पहले की न्यूज है। ठीक, अब इसराइल इस 3 फेज में अपना प्रोग्राम चला रहा है। पहला फेज इसराइल इतना कैप्चर करेगा, दूसरा फेज 2 ये है, और तीसरा एक सेफ जोन का निर्माण करेगा जो कि दमास्कस के बहुत ही पास है, ताकि किसी भी दिन वो जरूरत पड़े तो दमास्कस कैप्चर कर ले। अब आप कहोगे इसराइल ये क्यों कैप्चर कर रहा है, बहुत ध्यान से देखना इधर, इस मैप में जरा ध्यान से देखो, आपको लेबनान दिख रहा, इसराइल का ये टारगेट है। अब होता क्या है, जो ईरान है वहां से मिलिट्री सप्लाई आती है सीधा किसको, लेबनान को। अब अगर इधर जिहादी ग्रुप हो गए तो लेबनान की सप्लाई चालू रहेगी, लेबनान की सप्लाई चालू रहेगी, और चाहे सिया सुन्नी की आपस में लड़ाई हो, पर ज्यूस से तो सब चिढ़ते हैं, तो क्या है कि यहां से सप्लाई रहेगी। अब इसराइल का ये टारगेट है कि इतना एरिया कैप्चर कर लिया ताकि लेबनान की में जो हिजबुल्ला है उसकी सप्लाई ही रोक दो, सप्लाई वो रोक दोगे तो ये क्या लड़ लेंगे फिर। तो ये इसराइल का फ्यूचर लॉन्ग टर्म टारगेट है, इसीलिए इसराइल क्या चाहता है ये हो। अच्छा, कल ही की बात है कि वहां क्या हुआ है, यूएस और इसराइल की तरफ से अटैक हुए। किन पर अटैक हुए, ऑब्वियस सी बात है इन लोगों पर, क्योंकि अब तो वहां असद है ही नहीं, इन लोगों पर
उन्होंने अटैक करे, ISIS के भी कुछ ठिकानों पर उन्होंने अटैक करे। तो अभी भी ये जो पूरी स्थिति है सीरिया की, ये अंडर डेवलप है, अभी भी वहां कुछ पता नहीं है क्या है। हाँ, लेकिन लोग काफी खुश हैं क्योंकि असद की जो रिजीम है, सही, उसे तो डिक्टेटर ही कहते हैं लोग, तो उसकी रिजीम चले गई है और अब ये नई रिजीम आई, सही। तो अब ये दूसरी बार है कि किसी टेररिस्ट ग्रुप ने, सही है, जिनको दुनिया टेररिस्ट मानती है, उन्होंने कोई देश कैप्चर कर लिया। इससे पहले सेम स्थिति कहां हुई थी? अफगानिस्तान। तो आज हमने सीरिया का पूरा मैटर समझा। अगर आपको ये पूरा समझने में बीच में कहीं ब्रेक हो गया तो आप दोबारा से इस पूरी वीडियो को देख सकते हैं। ये पूरी स्लाइड आपको मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि जिसका लिंक इसके नीचे दूंगा मैं, और सेम स्लाइड आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।